आइए जी, हम लोग क्लास 12th का अकाउंटेंसी करेंगे और इसमें शुरू से एक एक चैप्टर का, हर चैप्टर का वन शॉट करेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन में बहुत मदद मिले। यह मेरा क्लास वैसे तो सभी बोर्ड्स के लिए अच्छा है, लेकिन खास करके बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए बाबू आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर कि ट्रेड होता है, कुछ वस्तु का लेन देन होता है और मकसद है लाभ कमाना, यानी कि प्रॉफिट अर्निंग इज आवर मेन पर्पस, तो उसको हम लोग ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, हियर आवर मेन पर्पस टू सर्व सोसाइटी एट अ लार्ज, लेकिन जब हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी को बेनिफिट दें, उसको गरीबी से निकालें, उसके स्वास्थ्य के लिए काम करें, उसके एजुकेशन के लिए काम करें, उसमें शिक्षा का प्रसार हो, उनका मोरल को हम हाई करें, चाहे हम धार्मिक विचारधारा को प्रचार प्रसार करें, तो इन सब चीजों के लिए हमें कोई ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां पर जो भी इस काम में सम्मिलित हैं उसको हम लोग नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे। आई होप ये तो क्लियर हो गया कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहां प्रॉफिट कमाना हमारा मुख्य मकसद है, वही नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जहां प्रॉफिट कमाना हमारा मकसद नहीं है, यहां हमारा मेन मकसद, मेन जो पर्पस है, समाज को बेनिफिट देना। आइए सर इसका कुछ उदाहरण हो जाए, तो आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लीजिए, क्लब ले लीजिए, हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, कॉलेज है, आपका ओल्ड एज होम, अनाथ बच्चों के लिए कुछ काम करना हो, तो ये सब जो संस्था है, ये सब आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था है। बाबू बहुत लोग हैं जो कि प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते हैं, वो समाज में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, समाज के लिए जब जीना चाहते हैं, तो ऐसी संस्था की स्थापना होती है। अब इस चैप्टर में अपने को करना क्या है, तो देखो जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपका वहां पर बनता है कैश बुक, तो यहां पर अपने यहां बनाना होगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहां पर आपको बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको बनाना पड़ता है बैलेंस शीट, तो यहां पर भी आपको बनाना होगा बैलेंस शीट। देखिए चाहे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हिसाब किताब तो हर जगह करना पड़ता है, क्योंकि फंड हर जगह है और उसका हिसाब किताब होना ही चाहिए। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह हम लोग कैश बुक बनाते हैं,
क्लास 11 में भी आपने देखा कि कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश का ही हम लोग लेखा जोखा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कहते किसको हैं। बाबू, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, जिसको हिंदी में हम लोग प्राप्ति और भुगतान खाता कहते हैं, ये प्राप्ति और भुगतान खाता एक अपना रियल अकाउंट होता है। यानी ये प्राप्ति और भुगतान खाता क्या होता है, तो अपना रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता, जो वास्तव में है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो वो जो वास्तव में है, रियल में है, तो उसको हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। और रिसीट और पेमेंट अकाउंट अपना नो डाउट एक रियल अकाउंट है। अब ये स्टार्ट जो होता है बाबू, इसका जो स्टार्ट है, यह ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक से होता है। यानी कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट्स की शुरुआत कैश और बैंक से होगा, और इसका जो एंड होगा, लास्ट जो ये करेगा, वो क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक के साथ करेगा। अभी आपने क्या देखा कि रिसीट पेमेंट एक रियल अकाउंट है जो वास्तविक खाता है। ऑब्जेक्टिव में भी यह पूछा जाता है कि रिसीट पेमेंट कौन सा खाता है, तो मेरा जवाब, आपका जवाब यही होगा कि यह एक वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। दूसरा, ये स्टार्ट कैसे होता है, तो ये ओपनिंग कैश से स्टार्ट होगा, ओपनिंग बैंक से स्टार्ट होगा, और इसका एंड कहां होगा, तो ये क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक के साथ होगा। आइए, सबसे मजेदार बात यह है कि इस खाते में सिर्फ और सिर्फ ओनली कैश ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग होगा, बस रिकॉर्डेड। यहां सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा। यहां कभी भी उधार लेन देन को हम लोग नहीं लिखेंगे। कीप इन योर माइंड प्लीज, इसको कभी मत भूलिएगा। अगर आप सोचते हैं कि उधार में ड्यू बट नॉट पेड वाला जो बात है, या इनकम जो है एक्रू हो गया बट नॉट येट रिसीव्ड, उसको लिख दें, तो प्लीज सावधान रहिए। यहां पर कभी भी उधार लेन देन को आप रिसीट पेमेंट में प्लीज मत लिखना। सिर्फ और सिर्फ नगद लेन देनों को लिखने के लिए यह रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स तैयार होता है। अब ये जो रिसीट है, तो बाबू कैश रिसीट होगा, और कैश रिसीट्स ये रेवेन्यू आइटम का भी हो सकता है, या ये कैपिटल आइटम का भी हो सकता है। यानी कैश रिसीप्ट जो नगद में आपकी प्राप्ति है, वो या तो रेवेन्यू नेचर का होगा, या आपका किसका होगा, कैपिटल नेचर। मतलब दोनों ही तरह का, चाहे कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, दोनों ही प्रकार के नगदी लेन देन आपके यहां पर रिसीट अगर हुए हैं तो आएंगे। और कहां पे आएंगे बाबू, तो ये रिसीट आपके डेबिट साइड में आएंगे। यानी ऑल कैश रिसीट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ receipts and payments account, whether cash receipts is revenue nature or capital nature. Is it clear? Okay. अब यहां पर देखो बाबू, ये कैश पेमेंट्स, ये आपका कैश पेमेंट्स भी या तो रेवेन्यू नेचर का है,
या कैपिटल नेचर का, माने दोनों जो है, रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, पेमेंट अगर है और वो भी पेमेंट यदि नगद में है, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, हम लोग पेमेंट में दिखाएंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर रेवेन्यू और कैपिटल नेचर नहीं समझ में आए, तो आइए समझाते हैं। रेवेन्यू का मतलब हुआ जो डे टू डे पेमेंट करने के लिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा आप करते हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, और जो आप किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए करते हैं वो कैपिटल नेचर का हुआ। इसी तरह इनकम में भी जो आपको साल दर साल मिलता है वो रेवेन्यू नेचर का हुआ, और कोई रिसीट ऐसा है जो आपको एक साल के लिए नहीं आने वाले वर्षों के लिए मिला है और जिससे आपका लायबिलिटी क्रिएट होता है, वो कैपिटल नेचर का हुआ। अब इसके फॉर्मेट की अगर बात करें तो बाबू देखिए, रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट्स का फॉर्मेट हम आपको यहां देते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ये डेबिट साइड ये आपका रिसीट्स का हुआ, यहां पर आपका अमाउंट लिख दीजिए, और इधर आप क्रेडिट साइड में पेमेंट्स लिख दीजिए, और ये आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने आपको अभी अभी क्या समझाया था कि डेबिट में आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, दो चीज का, एक तो आपका कैश का होगा, दूसरा क्या होगा, बैंक का होगा। आप इसको ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक भी लिख सकते हैं। और ये लास्ट करेगा बाबू, क्लोज जो होगा बाय बैलेंस सीडी, ये कैश बोलकर भी और बैंक बोलकर भी क्लोज हो जाता है। ओके, अब डेबिट में और क्या होगा, तो डेबिट में मैंने आपको अभी समझाया था कि ऑल कैश रिसीट्स, यानी ऑल कैश रिसीट्स, और क्रेडिट में इधर क्या बोले थे, ऑल कैश पेमेंट्स। दोस्तों, ऑल कैश रिसीट्स, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का रिसीट प्राप्ति हो या कैपिटल नेचर की प्राप्ति हो, रेवेन्यू नेचर की प्राप्ति में आपकी इनकम आएगी, कैपिटल नेचर की प्राप्ति में आपका लायबिलिटीज होगा, और ऑल कैश पेमेंट, पेमेंट जो आप करोगे खर्च के लिए अगर पेमेंट करो तो रेवेन्यू नेचर का हुआ, किसी एसेट्स को बनाने या कोई इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप करते हैं तो वो पेमेंट कैपिटल नेचर का है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस पीरियड का किस अवधि का रिसीट हो रहा है या किस पीरियड यानी अवधि का पेमेंट हो रहा है, ये डजंट मैटर बाबू, कोई मैटर नहीं है कि आप 2 साल पहले का आमदनी आज रिसीव कर रहे हो या आने वाले साल का आमदनी आज रिसीव एडवांस में कर रहे हो, या पिछले साल का खर्चा आज पेमेंट कर रहे हो, या आने वाले साल के लिए आप खर्च एडवांस में दे रहे हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। यहां सिर्फ और सिर्फ कैश का आना, यानी इधर कैश आता है और इधर कैश का जाना, इधर कैश जाता है, यानी इधर कैश आता, डेबिट में ये कैश का आना हुआ, क्रेडिट में कैश का जाना हुआ। कैश किस साल का आया या किस साल का गया, इस बात से कोई लेना देना नहीं है आपको। हम यहां सिर्फ और सिर्फ नगद
लेन देन की बात कर रहे हैं, ना तो उधार लेन देन की बात हो रही है, ना किसी वर्ष विशेष से बात हो रही है। भाई किसी वर्ष का किसी के यहां अगर मेरा बकाया है, आज वो मुझे देने आ गया, मान लीजिए मोहन के यहां मेरा 5,000 रुपया बाकी था 2023-24 का, और आज ये 25-26 में अगर वो हमको देने आएगा, छोड़ देंगे क्या? लेंगे ना बाबू। पैसा कोई देने आया तो छोड़ तो नहीं देंगे। तू छोड़ेगा रे रमेश, छोड़ेगा? बोलो तो नहीं। अच्छा नहीं सर, नहीं छोड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ले लेना तू। तो भाई इसी तरह कोई इनकम आपको जिस तरह से मिल रहा है, चाहे एडवांस में ही मिल जाए, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है ना, ले ही लेगा। ओके ओके। तो बाबू क्या हम इसको एक तरह से और नहीं कर सकते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश? यानी रिसीट और पेमेंट क्या है भाई? ये नगद का, कैश का एक सारांश है बाबू। यानी कैश का लेखा जोखा है, शुरू में कितना कैश था, फिर कितना कैश आया, फिर साल में कितना गया, और अपने हाथ में अब कितना बच गया। यही तो सुनना है बाबू। फिर से एक बार नट सेल में हम बोल देते हैं आपको कि रिसीट पेमेंट इज अ रियल अकाउंट, और रिसीट पेमेंट में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हियर। यहां किसी भी प्रकार से उधार लेन देन को नहीं लिखा जाता है। दूसरी बात कि नगद और का आना और जाना किसी वर्ष विशेष से संबंध हो, ऐसा नहीं है भाई। पिछले साल का भी इस साल पालो, आने वाले साल का भी पालो, ठीक है। तो ये बाबू रिसीट और पेमेंट अगर आप देखो तो देखो, ये ऑल कैश जो रिसीट हो रहा है ना बाबू, दो चीज के लिए रिसीट हो रहा है। एक इनकम के लिए रिसीट हो रहा है, दूसरा ये लायबिलिटीज के रूप में रिसीट हो रहा है। हां, बट कैश नेचर, ये रिसीट दो बात के लिए हो सकता है। एक इनकम के लिए, नकदी इनकम का रिसीट होगा, दूसरा ये नकदी दायित्व, लायबिलिटीज के लिए रिसीट होगा। इसी तरह पेमेंट भी दो चीज के लिए, नकदी खर्चा के लिए तुम पेमेंट करोगे, और दूसरा किसी एसेट्स को बनाने, परचेज करने के लिए तुम पेमेंट करोगे। क्लियर है? तो बाबू आपके एग्जाम में 5 नंबर का सवाल बनाने भी पूछेगा, और दूसरा आपको थियरी में भी पूछेगा, और तीसरा ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो आई होप आप जरूर समझे होंगे। अब इस पर देखिए, अगर कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो कि बाबू मान लीजिए ना कि यहां पर आपका शुरू का कैश 5,000 रुपया है, शुरू का बैंक मान लीजिए 10,000 रुपया है, और ऑल कैश रिसीट्स, जैसे कैश रिसीट्स हुआ है, कुछ कुछ उदाहरण जैसे देते हैं। मान लो डोनेशन मिला, डोनेशन 5,000 रुपया के लिए। मान लीजिए सब्सक्रिप्शन मिला, सब्सक्रिप्शन मिला मान लीजिए 10,000 के लिए। इसी तरह पेमेंट, मान लो आप रेंट के लिए पेमेंट कर दिए, जनरल एक्सपेंस के लिए आप पेमेंट कर दिए, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी के लिए आप पेमेंट कर दिए, बुक्स परचेज के लिए पेमेंट कर दिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट कर दिए, ठीक है। तो ये जितना रिसीट्स है जोड़ दो, इसमें ये माइनस कर दो, क्लोजिंग कैश और बैंक आएगा। कभी कभी सवाल में क्लोजिंग कैश दे दिया रहता है, तो योर बैलेंसिंग फिगर विल बी बैंक बैलेंस। तब यहां पर आप क्या करना, बैंक को बैलेंसिंग फिगर में ले आना। तो बाबू रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट हम लोग समझ गए हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे समझा जाए। तो आइए थोड़ा सा
इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को देख लेते हैं। देखो जी, एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड का एग्जाम हो चाहे झारखंड बोर्ड का हो, जो मैं आपको जिस तरह से बोल रहा हूं ना, अगर आप समझ रहे हो तो बस ये लिख देना और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को फोकस कर रहे हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि आपका बनेगा फॉर द ईयर एंडेड, मान लो 31/3/2025 का। इसका फॉर्मेट भी आप देख लीजिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे हुआ। देखिए, एक तरफ आप दे देना डेबिट, दूसरी ओर दे दो क्रेडिट, और इधर लिख देना है आपको एक्सपेंडिचर, इधर लिख देना है अमाउंट, क्रेडिट साइड में इनकम, इधर अमाउंट। चलिए, अब इसको लिख दीजिए ट्रू और बाय। देखिए, समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। जिस तरह ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में मेरे बाबू, मेरा सोना, पीएल अकाउंट बनता है ना, एक तरफ हम लोग पीएल में खर्चा लिखते हैं, एक तरफ इनकम लिखते हैं ना, उसी तरह से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ के द्वारा। सर, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा क्या? ना बाबा ना। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का पीएल अकाउंट का मकसद होता है एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू नो एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस, बट हियर आवर मेन पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। यहां प्रॉफिट अर्न करना नहीं है रे, काहे नहीं समझ रहा है? तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन बनाता है? एनपीओ बनाता है, जिसका ब्लड में प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिसको समाज को बेनिफिट करना है, उसको सर्विस देना है, वैल्यूएबल सर्विस प्रदान करना है। भाई, सर जी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते किसको हैं? देखो भाई, आइए सबसे पहले मैं आपको समझाऊं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है क्या। बाबू, मेरा सोना, समझो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है यह एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी नाम मात्र खाता है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। एमसीक्यू में पूछता है बाबू, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप कहोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब हुआ? नॉमिनल अकाउंट का मतलब हुआ जो ना तो रियल अकाउंट है, ना तो पर्सनल अकाउंट, ना वो किसी व्यक्ति से संबंधित है, ना वो किसी वस्तु से संबंधित। गौर कीजिएगा, व्यक्ति, पर्सन, वेदर मेल और फीमेल, और वस्तु, कोई कमोडिटी, कोई एसेट्स, कोई गुड्स, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप पर्सनल और रियल को आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, लेकिन जो नॉमिनल है, ना तो आप उसको देख सकते हैं, ना आप उसको छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उसको फील कर सकते हैं, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हैं।
तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, सोना बाबू, समझो समझो मैं क्या समझा रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं कि नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब है। नॉमिनल अकाउंट जो नाम मात्र है, जो हम लोग छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो बाबू, दुनिया का जितना भी खर्चा, एक्सपेंस और दुनिया का जितना भी आमदनी यानी कि आय, ये नॉमिनल होता है। रेंट आपने पेड किया, रेंट शब्द महसूस करते हो कि हमने रेंट जो है हमने दिया। एक महीना हम किसी के पास रहे, बदले में हम किसी को रेंट चुकाते हैं, तो ये आप फील कर रहे हैं ना, आप महसूस कर रहे हैं ना। तो ये चीज दिखता तो नहीं है, छू तो नहीं सकते हो। सैलरी पेड, कर्मचारी ने आपके यहां काम किया, आपने बदले में उसको वेतन दिया। वेतन बोल के क्या छू सकते हो? कहोगे सर उसमें तो कैश भी है। अरे पगला, तू तो बड़ा धोखेबाज है रे। अरे कैश, किसी भी ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है ना रे। सैलरी तो सैलरी है, दूसरा कैश। सैलरी बोलना क्या है भाई? कैश तो रियल अकाउंट है, कैश एक रियल अकाउंट है। कैश आपका ये नहीं है, कैश रियल है, बट सैलरी आपका क्या है? सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है जी। रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट है जी। इंटरेस्ट आपका नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन आपका नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो जितना भी रेवेन्यू नेचर का चीज है ना, वो सब आपका नॉमिनल अकाउंट है। आप इस बात को जान लीजिए। तो बाबू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है। और दूसरी बात ध्यान रखना जी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैश बेसिस पर नहीं बनता। ए सर, ये आप क्या बोल दिए सर? अरे ठीक है तो बोले हैं रे भाई। कैश बेसिस पर बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जहां नगद में आना और नगद में जाना होता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनता है। इस सर नहीं समझे, एक्रूअल बेसिस किसको कहते हैं? मेरा सोना बेटा समझो ना, एक्रूअल का मतलब होता है खर्चा चाहे नगद में दो या न दो। अगर इस साल का खर्चा है तो इस साल का खर्चा में जोड़ा जाएगा। जैसे देखो, सैलरी 300 रुपया महीना के हिसाब से 12 महीना का 3600 होता है। लेकिन आपने सिर्फ 3300 रुपया ही पेड किया है, यानी नगद में आपने सिर्फ 3300 रुपया दिया। लेकिन उस कर्मचारी ने आपके यहां 3600 रुपया के बराबर काम करके दिया। बाबू, तुम्हारा खर्चा 3300 हुआ कि 3600 हुआ? जरा सोचो तो। तुम्हारा खर्चा 3300 नहीं हुआ। सर हम तो पेमेंट 3300 किए। अरे आप पेमेंट किए ना, क्या हो सकता है आप पेमेंट 1300 रुपया करते, आप हो सकता है पेमेंट 2000 करते, आपके पास पेमेंट नहीं है। आप उस कर्मचारी को बोल देते देखो अभी स्थिति खराब है, बाद में देंगे। तो क्या आपको गोली मार देगा वो? हाँ, लेकिन वो इतना क्लेम तो करेगा कि माय बाप, हम तो आपके यहां 3600 रुपया के हिसाब से काम किए हैं माय बाप। तो जब हम 3600 रुपया के हिसाब से आपके यहां काम किए हैं, तो हमको 3300 रुपया ही तो आपने पेमेंट किया है। इसका मतलब यहां पर आपको ऐड कर देना होगा आउटस्टैंडिंग 300, यानी 300 रुपया जब आप इसमें ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका 3600 रुपया का खर्चा बुक हो गया।
सर ये 300 रुपया क्या है? ये 300 इज योर लाइबिलिटी एंड इट विल बी शोन अंडर लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आई होप आप जरूर समझे होंगे कि कितना पेमेंट किए इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कितने का काम ड्यू हुआ, ये मेन मुद्दा है। इसी तरह एक इनकम देख लो, सब्सक्रिप्शन। आप तो जानते हो कि इस तरह का संस्था चंदा से, दान से चला करती है। मान लीजिए मेंबर 500 मेंबर है बाबू, 500 मेंबर्स, और एक मेंबर से 10 रुपया आना चाहिए, तो इस साल का आमदनी कितना होना चाहिए? 5,000 रुपया, ठीक है। बट आपने मेंबर से ओनली रिसीव्ड, कितना आपने रिसीव किया है? 4,000 रुपया। अब आप बोलो यहां पर तुम्हारा इनकम 4,000 है कि तुम्हारा इनकम 5,000, कितना लिखोगे? बोलो आदित्य, कितना इनकम लिखोगे? ये 4,000 इनकम शो होगा कि 5,000 इनकम शो होगा? 5,000 होगा, क्योंकि आप एक्रूअल बेसिस को फॉलो कर रहे हो ना। ये जरूरी नहीं है कि इनकम कैश में कितना मिला, 4,000 मिला, तो बाकी को आप ऐड कर दो ना, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग बोल के 1,000 रुपया, यानी इनकम आपका असल में कितना हुआ? 5,000 रुपया हुआ। ये अलग बात है कि आपको 4,000 ही मिला है, 4,000 मिलना, आप 1,000 रुपया तो पाओगे ना जी, 1,000 रुपया छोड़ दो, नहीं दोगे, तो ये 1,000 रुपया तुम्हारे लिए क्या है? जादू। अरे बाबू, जब इनकम आपका बाकी हो तो उसको हम लोग एसेट्स बोल देते हैं, और जब खर्चा अगर बाकी हो तो उसको हम लोग लायबिलिटीज बोल देते हैं। ये खर्चा बाबू बाकी है तो ये आपका लायबिलिटी में भी जाके दिखेगा, और ये इनकम आपका बाकी है तो ये एसेट्स में भी दिखेगा। लेकिन ये आमदनी पूरा का पूरा दिखना चाहिए, और ये आमदनी पूरा का पूरा दिखेगा, और ये खर्चा भी आपका पूरा का पूरा दिखेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आमदनी कितना नगद में मिला, नगद में मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका बाद आप देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाया? अगर एक्सेस ऑफ इनकम होगा, ओवर एक्सपेंडिचर, अगर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो इसको बोलेंगे बाबू सरप्लस। और अगर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर, अगर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम हो जाए तो इसको बोलेंगे डेफिसिट। आइए एक बार फिर से बोल देते हैं, अगर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर तो हो गया सरप्लस, और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम हो गया तो इसको बोलेंगे डेफिसिट। चाहे डेफिसिट हो चाहे सरप्लस हो, हम लोग इसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक तो क्लियर है। अब आइए देखिए बाबू कि ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपने बनाया, किसके लिए बनाया? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों बनाया? कि इस संस्था का क्या आमदनी है, क्या खर्चा है, इसको जानने के लिए। मकसद क्या था कि फंड में सरप्लस हुआ कि डेफिसिट हुआ। अब यहां पर इनकम कुछ विचित्र विचित्र तरह का होता है। देखो, सब्सक्रिप्शन, चंदा मिला, यही डोनेशन भी हो सकता है, यहां पर एंट्रेंस फी भी हो सकता है, यहां पर एडमिशन फी भी हो सकता है, यहां पर रेंट भी मिल सकता है। अगर क्लब है तो क्लब का हॉल अगर आप रेंट पे लगा दो, विवाह भवन का को आप रेंट पे लगा दो, तो ये भी आपका इनकम में हो सकता है। इसी तरह खर्चा में देख लो, सैलरी वगैरह तो प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये तो आम खर्चा है। इसके अलावा तुमको एक ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, अगर सेक्रेटरी को आप कोई पारिश्रमिक देते हैं तो वो भी आपका खर्चा है। तो बाबू इनकम, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, आई होप आप समझें। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि बाबू
रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट किसको कहते हैं? तो एक रिसीट पेमेंट अकाउंट सिर्फ पढ़ने से आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए, रिसीट पेमेंट क्या है, रिसीट पेमेंट क्यों बनाते हैं, रिसीट पेमेंट बनाने का फायदा क्या है, रिसीट पेमेंट की क्या विशेषता है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर का टॉपिक पढ़ के आपको क्या फायदा मिला? देखिए कि इनकम एक्सपेंडिचर आय व्यय खाता क्या है, आय व्यय खाता क्यों बनाया जाता है, आय व्यय खाता की विशेषता क्या है, आय व्यय खाता का लाभ क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता हूं कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस क्या है। एक दो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो मेजर पॉइंट, और एग्जाम में ये पूछता है ये क्वेश्चन। बाबू आइए, सबसे पहली बात कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट, वास्तविक खाता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र खाता है। इसके अलावा देखिए, रिसीट और पेमेंट कैश बेसिस को फॉलो करता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस को फॉलो करता है। रिसीट पेमेंट का शुरुआत कैश बैंक से होता है, इनकम एक्सपेंडिचर का शुरुआत ऐसी कोई बात नहीं है कि कैश बैंक से हो। रिसीट पेमेंट का एंड जो होता है कैश बैंक से होता है, इनकम एक्सपेंडिचर के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। रिसीट पेमेंट का रिसीट साइड रेवेन्यू और कैपिटल दोनों रिसीट को दिखाएगा, पेमेंट साइड रेवेन्यू और कैपिटल दोनों पेमेंट को दिखाएगा, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ही रिसीट और पेमेंट होगा। याद रखिए, रिसीट पेमेंट में नगद और उधार में सिर्फ नगद को लिखेंगे, और इनकम एक्सपेंडिचर में नगद और उधार दोनों को लिखते हैं। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूं कि इनकम एक्सपेंडिचर में जहां इनकम बड़ा हो खर्चा कम हो, सरप्लस है, और जहां खर्चा ज्यादा हो इनकम कम हो, वो डेफिसिट है। तो आई होप बहुत ज्यादा आज का वीडियो हम लंबा ना करें, फिर कल हम इसका लेक्चर 2 आपको रिकॉर्ड करके आपके सामने देंगे, जिसका आप लाभ उठाइएगा, और आशा है आपको अच्छा लगेगा और इसका आप फायदा उठाएंगे। ओके, बाय।